बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम से थिएटर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शहर का मौसम खुशगवार है, इसीलिए थोड़ा सा मूड भी अच्छा है। गर्मी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब मौसम, हवाएं चल रही हैं, अच्छा मौसम है, इंजॉय कीजिए, अपना खूब ख्याल रखिए क्योंकि हमारे पास कुछ ख़बरें अच्छी नहीं हैं। एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अंदरून बैरून मुल्क अगर आप लोग सफ़र कर रहे हैं, आपको एहतियात करनी है। खबर की डिटेल्स की तरफ जाएंगे, आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आज के शो में जी हमारे मेहमान आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ हमने क्या करना है जी, आपकी बर्थडे हमारे पास लिस्ट है, जिनकी बर्थडे है हमने उनको भी विश करना है। आगाज़ बाकायदा आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ेंगे जी। पहली खबर क्या है? पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 2 केस रिपोर्ट हुए हैं और ख़तरे की घंटी बज उठी है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपये 17 पैसे महंगी करने की तैयारियां। नेपरा 3 मई को दरख्वास्त की समाअत करेगी। 10 किलो का थैला ओपन मार्केट से गायब, कटाई के बावजूद आटे की किल्लत। और गुलाम महमूद डोगर साहब जो हैं, फाइल साथ ले गए जाते जाते। इमरान खान हमला केस पर भी बात करेंगे। खबरें आप जान चुके हैं, खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे। आज की हमारी जो लीड स्टोरी है, मैं सबसे पहले आपसे वो डिस्कस कर लेती हूँ। खबर है जी, सरकारी अस्पतालों को मंकी पॉक्स के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया और बच्चों के लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल, बड़ों के लिए जनरल अस्पताल मुख्तस कर दिए गए हैं। डॉक्टर ज़रफ़िशा ताहिर जो हैं, मंकी पॉक्स के अलर्ट्स और दीगर मालूमात के हवाले से फोकल पर्सन मुकर्रर की गई हैं और प्रोफेसर अनीला अस्कर, प्रोफेसर फ़हीम अफजल, डॉक्टर इरफान मलिक कमेटी में शामिल किए गए हैं। अब जानने की ये ज़रूरत है, कल से वैसे तो सोशल मीडिया पर आपको जगह जगह इसकी अलामात, इसकी एहतियात, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने एहतियात करनी है, आपने सफाई का ख्याल रखना है, हाथ बार बार धोने हैं, पर्सनल हाइजीन का जितना आप ख्याल रख सकें प्लीज़ रखें। सबसे अहम चीज़ ये है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जिस तरह से तैयारियां शुरू हुई हैं, क्योंकि एवरी टाइम हम देखते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है तब जाकर तैयारियां शुरू होती हैं। तो थैंक गॉड, क्योंकि हमने मोहसिन रज़ा नकवी साहब को देखा है कि इन चीज़ों को लेकर वो हमेशा कितना एक्टिव रहते हैं। तैयारियां जो पहले से शुरू हो गई हैं, तो इंशाअल्लाह हालात बेहतर रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। अब थोड़ा सा हमारा और आपका ताउन मिलजुल कर दरकार है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब, अली साई साहब ने ज्वाइन किया है, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, आपसे आगाज कर लेंगे। पहली तो बात से आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि आज कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं हैं। मौसम को बहुत अच्छा है। अभी मैं बाहर से आया हूँ तो बाल भी मेरे खराब में खराब हुए, लेकिन इसके बावजूद मौसम जो है बहुत अच्छा है। अब बाल जितने भी हैं वो उतने ही काफ़ी होते हैं भाई, और उस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वो तो अभी वो पता नहीं स्पाइक्स बन रहे थे इन बालों के साथ, क्या क्या हो रहा था। लेकिन मंकी पॉक्स वाकई में एक ख़तरनाक बीमारी है और दुनिया भर में इसके हवाले से रेड अलर्ट है इस वक्त। और जहाँ तक रहा सफाई सुथराई का इंतज़ाम और आइसोलेशन वार्ड्स बनाने का काम, इससे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो वफाकी गवर्नमेंट का काम है कि वो एयरपोर्ट्स पर इसकी सर्वेलेंस ज़्यादा करें। एयरपोर्ट्स पर जब तक आप लोगों को बाहर से आने, अभी भी आपके पास जो आया है वायरस ये मंकी पॉक्स का, वो सऊदी अरब से आया है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में चंद एक हाइजीन ममालिक में से एक मुल्क जो है वो सऊदी अरब है। आप भी गई हैं, मैं भी गया, सब भी गए। वहाँ जो सफाई के इंतजामात हैं और जिस तरह से लोग एहतियात करते हैं, जिस तरह से लोग वहाँ पर रहते हैं, जिस तरह की खुराक, अच्छी खालिस खुराक खाते हैं, इसके बावजूद वहाँ पर ये बीमारी आ गई। ये बिल्कुल कोरोना जैसी ही एक बीमारी है, और कोरोना तो नहीं है, वो तो एक ज़ुकाम और फ्लू की बीमारी थी। ये एक जैसे आप समझ लें स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स टाइप की बीमारी है और इसमें अमवात भी रिपोर्टेड हुई हैं। और ये ख़तरनाक बीमारी है, कम अमवात हैं, उस तरह से नहीं है, लेकिन सही साहब इसमें बीमारी का दौरानिया अगर ये हो जाए तो काफ़ी लंबा है। और वो दाने जिस्म पर और फिर वो उसका वो बदनुमा दाग बाकी रह जाना और सारी चीज़ें जो हैं ये ख़तरनाक हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम सबको एहतियात करनी चाहिए। जब तक एहतियात नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम इसका मुकाबला कर पाएंगे। जिस तरह से हमने
एहतियात की कोविड में, आपको पता है और आपने भी निगरान वज़ीर आला का नाम भी लिया, तो क्योंकि हम एक ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पे वो CEO थे, तो उन्होंने उस ज़माने में जिस तरह से हम सबको टेक केयर की, मैं समझता हूँ कि अब पंजाब की बारी है कि CM जो है, निगरान CM, वो पूरे पंजाब की इसी तरह टेक केयर करें। बड़ी टीमें तश्कील देने की ज़रूरत ये है। बहुत बड़ा टास्क होता ये है। सिर्फ लाहौर के लिए नहीं है, बाकी शहरों में आपको पता है हमारे लाहौर से कम और दीगर शहरों से, साई साहब शायद इस बात से इत्तेफाक करें या ना करें, जो हमारे ऐसे शहर हैं जो कि मुल्तान, लिया, बहावलपुर, इन शहरों से लोग ज़्यादा बाहर जाते हैं काम करने की गरज से। लाहौर में तो लाहौर का ही रोज़गार जो है वो पूरा हो जाता है, तो जो बाकी शहरों के लोग हैं वो जाते भी हैं आते भी हैं, तो उन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। उन पर ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि कोविड भी जब आया था तो इसी तरह बाहर से ही आया था, लोग ट्रैवलिंग की वजह से आया था, तो उस वक्त थोड़ी बहुत ये कोताहियाँ हुई जिसकी वजह से पूरे मुल्क में जिस तरह वो हमने बर्दाश्त किया, उसमें हमारी इकानमी भी नहीं, सफ़र की। हम साई साहब जो हमारे अस्पतालों के हालात है ना, हम इस तरह की चीज़ों के मुतहम्मिल हैं नहीं। डॉक्टर्स की कमी हमारे यहाँ है, अद्वियात की कमी हमारे पास है, सर्जिकल सामान जितना था हमने कोविड में देखा, इवन हम एक मास्क के लिए परेशान होकर रह गए थे, हमने सिफारिशें करवा के लिए, वही कह रही हूँ ना। अच्छा नहीं साहब, वो तो है माफिया का काम नहीं है। आपस की बात है, मास्क यहाँ पर मौजूद थे, कंपनी यहाँ बना रही थी, इसके बावजूद शॉर्टेज जानबूझकर पैदा की गई। शुरू में चूंकि उसकी इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों हाँ, को, ये बात ठीक है, मुश्किल था ना, इतने अवेयरनेस ही हमारा मकसद है, लोगों तक पहुंचाना। इसी के लिए हमने डॉक्टर जावेद अकरम साहब से रब्ता किया, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मंकी पॉक्स पे हम बात कर रहे हैं, अभी हम तो ग्राउंड रियलिटी डिस्कस कर रहे हैं, लोगों को एहतियात क्या करनी है, निगरान सेटअप कितना इस पर एक्टिव है, ये सब बातें तो हो गई। मुझे ये बता दें कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है, किस तरह से फैलती है, इसकी एहतियात हमने क्या करनी है? अस्सलाम वालेकुम जी, और बहुत शुक्रिया आपका। निगरान सेटअप तो मेरा ख्याल है कुछ जरूरत से ज़्यादा ही एक्टिव है हर चीज़ में। चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली, 2-3 मीटिंग मैं ले बैठा हूँ, और भी बेइंतहा काम मंकी पॉक्स। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान छोड़ के दुनिया में किसी ने इतनी जल्दी इतनी एक्टिव वे से एक्टिव काम किया होगा। कि PCR की किट्स तमाम मुहैया हैं, तमाम प्रोटेक्शन इक्विपमेंट डॉक्टर नर्सेज के लिए अवेलेबल है हर जगह, तमाम हॉस्पिटल में बेड डेडिकेट कर दिए गए हैं अगर कोई आता है। बाकी परेशानी की तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त बिल्कुल कतई कोई चीज़ है। जाहिर है 2 केसेस आए हैं, दोनों इम्पोर्टेड हैं और इम्पोर्ट हुए हैं सऊदी अरेबिया से, और उसमें बेइंतहा गफलत पाई जाती है। शुरू होके जहाँ पे वो बंदे को इलीगल रेजिडेंट था उसको डिपोर्ट करना था, कन्फाइन किया गया था, वहाँ भी ट्रेस नहीं हुआ, और फिर उनके एयरपोर्ट पे भी नहीं ट्रेस हुआ। जहाज पे उसकी तबीयत भी खराब हुई, पैरासिटामोल देकर लिटा दिया गया, फिर भी ग्राउंड स्टाफ को नहीं बताया गया, और ग्राउंड स्टाफ ने भी कुछ नहीं किया। जब वो उतरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इसी तरह उसका दूसरा साथी दूसरे जहाज से उतरा, तो ये दोनों जब डर गए, तबीयत ज़्यादा खराब हुई, तो फिर वहाँ की तस्कील हुई। इनके साथ जितने कॉन्टैक्ट थे 20 से ज़्यादा, उनको सस्पेक्टेड रखा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई उनमें अलामात नहीं है। तो अभी तक तो यही 2 रिपोर्टेड केस हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा बढ़ेंगे। हमें अपना बॉर्डर कंट्रोल, जो कि पंजाब गवर्नमेंट, निगरान गवर्नमेंट का काम नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है, उसको फाल करना है और इंश्योर करना है कि कोई भी इस तरह का शख्स जिसके अलामात हैं, वो अव्वल तो चढ़े ही नहीं जहाज पे, चढ़ गया है तो फिर उसको एयरपोर्ट पे जहाँ पे वो आया है उसको क्वारंटाइन किया जाए और उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारा सिस्टम फाल होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और हमें तशवीश की बात है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई केस भी अभी तक ओरिजिनेट नहीं हुआ, और ये कोरोना की तरह सांस से तो फैलता नहीं है। ये फैलता है सिर्फ और सिर्फ जब आप टच करते हैं उन थोड़े फिंसियों को जो बुखार के बाद निकलते हैं हाथों पे, चेहरे पे। तो इस तरह अगर किसी भी डॉक्टर साहब, एक मेन कंसर्न होता है, क्योंकि कोविड में सब लोग बहुत परेशान थे, डायरेक्ट पता चल रहा था कि ये जानलेवा बीमारी है, और इसके अलामात कैसे जाहिर होती हैं, और हमने इससे बचाव के लिए एहतियात क्या करनी है, प्लीज वो भी गाइडलाइन शेयर कीजिएगा। जानलेवा तो हर बीमारी हो सकती है, इसकी 4% मोर्टेलिटी है, विच इज नेग्लिजिबल, और वो भी उन लोगों में है जिनका लिवर ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उनमें है।
और बाकी इसके अलामात होते हैं जो वायरल इन्फेक्शन की होती हैं, बुखार और जिस्म का टूटना, खांसी, वॉमिटिंग, सर दर्द, ये वो। और उसके बाद जो असल में डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो फ्लैट किस्म की रैश निकलती है, मैकुलर रैश हाथों पे, चेहरे पे, और उसके खारिश बहुत होती है उसकी, और खारिश के बाद उसके पैप्यूल्स बन जाते हैं, फिंसियाँ बन जाती हैं, और उन फिंसियों में से पानी बहता है, और उस पानी में ही हम PCR करते हैं उस पानी का, इसमें कोई नेजल स्वैब वगैरह नहीं लेते। तो एहतियात यही है कि हम मुसलमान हैं, सफाई निस्फ़-ईमान है, 5 वक्त वज़ू करना होता है, खाने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमें हाथ धोने और खाने के बाद भी हाथ धोने। तो ये कोई दर्जन दफ़ा बन जाता है, तो अगर ये करेंगे तो बहुत अच्छा है। इसमें हाथ धोने का बहुत बड़ा रोल है कि अगर हम हाथ धोते रहें, अपनी हाइजीन ठीक रहें, अपनी शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, अपना लाइफस्टाइल बेहतर रखें, तो ये तो कोई वायरल इन्फेक्शन। डॉक्टर साहब एक और अहम सवाल, क्योंकि कोविड में हमने ये एक्सपीरियंस किया कि बच्चों को उस तरह से मुतासर नहीं कर रहा था कोविड, तो ये इक्वली हर एज के बंदे को इफेक्ट कर सकता है मंकी पॉक्स? हर एज को कर सकता है, लेकिन सबसे कॉमन जो एज ग्रुप अफेक्ट होता है वो 8 साल से लेके 15 साल तक बच्चे होते हैं। इसीलिए हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी बेड रखवाए हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए LGH लाहौर में। बाकी शहरों में भी तमाम बेड हमने इंडिकेट करके उनकी ट्रेनिंग आज से शुरू हो चुकी है, तमाम पैरामेडिकल की, नर्सिंग की और डॉक्टर की। और इसी तरह एयरपोर्ट स्टाफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एयरपोर्ट स्टाफ, तो उनके लिए ये एयरपोर्ट स्टाफ की गफलत से ये लोग दोनों बाहर निकले हैं, और एयरलाइन की भी गफलत और जद्दा की एयर स्टाफ से भी ये गिला रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। हम दुआ गो हैं जिस तरह से तैयारियां की गई हैं वो मरहले कि हमें इन सब की ज़रूरत पड़े। आप लोगों ने एहतियात करनी है, डॉक्टर साहब ने तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हैं, और वो हमारे बहन भाई, वो साथी, वो शहरी जो बैरून मुल्क से सफ़र करके आ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि सफ़र के लिए वो भी एहतियात ज़रूर बरतें, अपने इर्द गिर्द साथ बैठे लोगों का ख़ास ख्याल रखें। अगर कुछ ऐसा सस्पिशियस केस आपको नज़र आ रहा है तो आप कम से कम अपना ख्याल रखें, जितनी एहतियात हो सकती है बार बार हाथ धोएं, बहुत ज़्यादा आप कोशिश ये करें कि आप जो है इससे महफूज रहें अपने साथ साथ, क्योंकि हमने अपने घर वालों को भी महफूज रखना है। हाइजीन का ख्याल रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि गैर ज़रूरी चीज़ों को हाथ मत लगाएं। बाकी दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम बीमारियों से, इन तमाम वबाओं से महफूज रखे। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक। अगली खबर क्या है जी, अब आ जाएं। मैंने जैसे कि पहले कहा था कि अब हमारा तो कोई कसूर नहीं, हम तो चाहते हैं कि अच्छी खबरें शेयर करें। बिजली 1 रुपये 17 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की तैयारियां की जा रही हैं, और अभी 3 मई को दरख्वास्त समाप्त करेगा जी नेपरा। अब होता क्या है, घर में जो डिस्कशन चल रही, क्योंकि आजकल आमिर भाई और साई साहब एयर कंडीशन चलाने चाहिए, कब उनको ऑन करना है, कब सफाई सुथराई करनी है। सो मेरा फोकस ये है कि अच्छा जी गर्मी है तो अब ये हो जाए। मेरे हस्बैंड कह रहे थे पिछले साल यूनिट इतना था, इस साल यूनिट इतना था, पिछले साल इतना बिल आ रहा था, अब इतना आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो। ये वो चीज़ें जो घरों में मतलब डिस्कशन में रहती हैं, और ये होनी भी चाहिए। अब कहाँ जाएँ हम ऑनेस्टली स्पीकिंग, और उस पर आपको ये पता चल रहा है बिजली मजीद महंगी हो रही है। साई साहब आप कहेंगे? वो आप रुवायती जुमले बोले, सर बाहर निकले, लोग गुस्से का इजहार करें, जुल्म हो रहा है, जबर की हुकूमत है, नहीं आप कहेंगे और इसमें ये है, हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, आप ये कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने देखी है कि जो चीज़ हमें अवेलेबल है वो बहुत महंगी है, और है भी हमारी बुनियादी ज़रूरत। तो मसला ये है कि अगर आपको कुछ भी यहाँ पे लेना है रमज़ान में, अगर आपको फ्रूट चाट चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, तो वो प्रोटीन के लिए चिकन चाहिए, वो सारा कुछ महंगा है। अगर आपको गर्मियों में बिजली चाहिए वो महंगी है, सर्दियों में गैस चाहिए वो महंगी है। वो गवर्नमेंट ने रेट चाहे LPG का कुछ भी मुकर्रर किया है, बाहर उसकी 50 रुपये कीमत इजाफी है। पता नहीं फिर हम कहते हैं कि इंतज़ामिया कहाँ बैठी है, ये जो लोग लाखों रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, अमरात ले रहे हैं, वो कहाँ पे मौजूद है? बिल्कुल, तो उनको बिजली फ्री है। सिपरा साहब होते तो हमें बताते हैं कि ये जो हमने मार्च में बिजली इस्तेमाल की है तो उसकी ये ओवर बिलिंग होगी। जिस तरह वो बताते हैं कि जितनी भी अगर गर्मियों में आपने बिजली बेहतर तरीके से इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए हमें महंगी बिजली बनाना पड़ती है, जिसके लिए तमाम कंज्यूमर पर फिर वो बर्डन शिफ्ट करना पड़ता है। तो अजीब सी सिचुएशन है। जब से हमने यहाँ पे होश संभाली है
ना हमें कोई चीज़ खालस मिलती है, ना कोई पूरी मिलती है, जो मिलती है वो इंतहाई महंगी मिलती है। ऐसे ही है। तो आमिर भाई मुझसे चूँकि काफ़ी बूढ़े हैं, ये को बेहतर बता सकते हैं कि इनके ज़माने में शायद कुछ बेहतर मिलता हो। नहीं, मैं तो सही सब हंस रहा हूँ। आपने वो जिक्र किया, लेकिन आपने वो ब्रांडेड चीज़ों का जिक्र नहीं किया, जिनका अभी इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे कि बेगम जो है वो फलां दुकान से ही कपड़े लेती हैं, उसके से लेती नहीं, नहीं। अब तो मुश्किल हो गया। अच्छा, वो भी नहीं, आपने बताया कि फलां सूट का ये रेट है, फलां का ये रेट है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। जेब जिनके देखिए, बिजली महंगी है, लेकिन इस खबर के अंदर एक और खबर है छोटी सी, हाँ बिल्कुल। इसी खबर के अंदर, और वो ये है कि जो लोग सोलर लगवाना चाहते हैं उनके साथ भी हुकूमत जो है मुजरमाना तरीके से उनके साथ रवैया अख्तियार किया हुआ है। यानी 5,000 रुपये सिर्फ डिमांड नोट की आपने फीस बढ़ा दी। ऐसे ही है। वो जुल्म तो ये है कि जो लोग सोलर पे जाना चाहते हैं, जो आपके पैसे बचाना चाहते हैं, जो आपका ये जो फ्यूल जो आप बाहर से इंपोर्टेड फ्यूल मंगवाते हैं उससे बिजली बनाते हैं, उसको बचाना चाहते हैं, आपके डॉलर्स बचाना चाहते हैं, आपकी मुआशरत को स्टैंड करना चाहते हैं, आप उनको सपोर्ट करने के बजाय उनको मज़ीद तंग करें। ये जब तक लेस्को प्राइवेटाइज नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, ये रोला इसी तरह से रहेगा। लेस्को का मैं सिर्फ लाहौर के हवाले से जिक्र कर रहा हूँ, इसको आप तमाम कंपनीज पर और तमाम फिर नेपरा और सारों पर ले जाएं। ये जुल्म कर रहे हैं आवाम के साथ। यानी जो फ्रूट मैंने रमज़ान में खाया था, वो बकर ईद के पास जाकर वो डेयरी वाला मेरे पास आया कि जनाब उस वक्त वो रेट जो था वो मुझे बाहर से इस फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस डॉलर रेट पे मिल रहा था, इसलिए आप उसके अजाफी पैसे मुझे अदा करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये जुल्म है। और ये इस जुल्म के ख़िलाफ़ अगर आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो ये इसी तरह से जारी रहेगा। मैं हमेशा कहता हूँ एक रेट होना चाहिए, बिल्कुल, यानी 2 रेट होने चाहिए, एक कमर्शियल एक डोमेस्टिक। उसमें कोई आगे से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और बाकी चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। उसमें 100 चीज़ें तो आपने ऐड की हैं। आप एक यूनिट है उसका रेट डिक्लेयर करने 100 रुपया। मैं उस दिन गया हूँ, मैंने एक सैरी की एक अमर भाई के रेस्टोरेंट से, तो उसमें लिखा हुआ था कि 1700 रुपये कुछ है पर हेड। जब मेरा बिल बना तो वो 2440 पर हेड के हिसाब से बना। पर मैंने उसको कहा यार ये तो आपने ये लिखा हुआ था इंक्लूडिंग टैक्स, उसमें उसने सर्वर चार्ज भी डाल दिए, उसमें उसने भाई कौन कौन से 3-4 चीज़ें ऐड करके। मैंने कहा यार मुझे बड़ी ज़्यादती है, आप लोगों को इस तरह धोखा देते हैं। ये 5,000 रुपये जो डिमांड नोट वाला, ये सर्विस चार्जेस के नाम तो पे ये है। सर्विस ये कौन चार्जेस सी के सर्विस नाम है जो आप हमें दे रहे हैं जी? 5,000 हालांकि वो लोग आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। यानी आप कंप्यूटर से एक कागज़ निकालने का, डिमांड नोट निकालने का या आप देने का, उस पर आप 5,000 रुपये फी पर्सन लेंगे। नहीं बढ़ा दिया उन्होंने 22 से 27 हज़ार। मैं ये कह रहा हूँ 5,000 रुपये इजाफी लेंगे उस पर। तो ये किस चीज़ का ले रहे हैं भाई? आप मुझे तो ये समझ नहीं आती है। करना ये चाहिए था, चले निगरान हुकूमत भी जो है वो इस पर मशवरा दे सकती है वफाकी गवर्नमेंट को कि सोलर की जितनी चीज़ें हैं इन पर ड्यूटी कम करें, लोगों को इनकरेज करें। इस मामले में मैं फिर बात करूँगा, हम बहुत बात करते हैं सिंध पर, पीपल्स पार्टी पर, कि वो काम नहीं करते हैं। इस सीट पर जरदारी साहब ने ऐलान किया है कि हम उस तरफ जा रहे हैं कि सिंध का हर घर जो है वो सोलर पे चला जाए। हम इतनी फैसिलिटीज़ देने जा रहे हैं और देंगे। ये उन्होंने बहुत सारी तकरीरें लोग करते भी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरह की तकरीर और इस तरह की बात यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्यों नहीं करती? वो क्यों नहीं कर रही? बिल्कुल, कि आप सोलर पर ड्यूटी कम करें। मकसद फैसिलिटेट करना आवाम को, नहीं ना मजीद परेशान करना। आप जितना फ्यूल बाहर से मंगवाते हैं अगर उसको आप निकाल लें तो मेरा ख्याल है कि सोलर वालों को फैसिलिटी दे दें, सब्सिडी दे दें तो सोलर वाले लगवा देंगे। दूसरा, बैंक्स को आप इख्तियार दें कि वो कम मार्जिन पे, कम रेट पे और सर्विस चार्जेस पे वो लोगों को सोलर खरीदने के लिए आसान एक साथ में दे दें। हाँ, तो ये लोगों के लिए तो ये आपके लिए जो घरेलू का तो मसला हल हो जाएगा और आपका फ्यूल बचेगा, आपका डॉलर और एक बचेगा। प्लीज बिजली चोरी पर अगर काबू पा लिया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मसला हमारा जो है वो लेस्को पे काबू पा लें, बिजली चोरी पे खुद बहुत हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज़, क्योंकि अब हम ईद की छुट्टियों के बाद रूटीन पे आ गए वापस, तो लोड शेडिंग के लिए साई साहब आप तैयार हैं? 2 से 4 घंटे कहा जा रहा है, लेकिन अभी अभी आगाज है, फिर आगे देखें। 2 से 4 घंटे कहा जाता है, होती 6 से 8 घंटे। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, आगाज है अभी। और जहाँ पे आवाज़ नहीं उठाई जाती, जो थोड़े रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो 10-10 घंटे भी होती है, क्योंकि वो लोग आदी हो चुके होते हैं, तो फिर वहाँ पे रहम नहीं किया जाता। जहाँ पे कोई आगे से इनको अब शायद सिप्रा साहब होते तो वो आपको इस चीज़ पे एग्री करते कि ये ब्लेसिंग है। नहीं, वो तो कहते हैं कि बड़ी ये खुशकिस्मती है कि अगर 24 घंटे लाइट आई तो आपका बिल जो है वो डबल हो जाएगा, और वो लोगों को कहते हैं कि बिजली कम इस्तेमाल करें। बिल्कुल, मैं भी ये चाहता हूँ, मेरे घर में भी 1 या 2 पंखे चलते हैं, लेकिन जब गर्मी अब बढ़ती जा रही है, अब हर घर की ज़रूरत बन जाएगा एसी चलाना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं। जिस तरह यहाँ पे आपको पता है इन्वायरमेंट है, गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे, जिस तरह धुआं होता है, जिस तरह बिल्कुल वेदर चेंज हो रहा होता है, तो एसी के बगैर जून जुलाई में गुजारा नहीं है।
तो अगर वो 2-3 माह भी अगर आप एसी चला के आपका रगड़ा निकल जाए, आपके जो बचत है वो सारी आपके बिजली के बिल में चले जाए, तो आप फिर कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और जिस तरह आए दिन हमें तो समझ ही नहीं आती कि कितने रुपए बिजली बढ़ गई है, रोज़ ही तो आ रहा होता है 1 रुपये 2 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट, बेसिक टैरिफ में ये इजाफा हो गया, फिर जब सर्दी आ जाती है फिर गैस के टैरिफ में इजाफा हो जाता है, वासा और वाला साहिब साहब ऐसे मजाक की बात वैसे है, लेकिन वो एक फ्रूट वाले ने मुझे कहा, कहता जी ये फ्रूट इसलिए महंगा है कि एसी का रेट बढ़ गया है। अच्छा, मैंने कहा इसका एसी क्या के रेट लेना का देना? 13 से क्या तल्लक है भाई? कहता जी उसका स्टाफ आता है और पैसे लेके जाता है हमसे कि एसी का रेट बढ़ गया। फिर मुझे समझ आई वो असिस्टेंट कमिश्नर की बात कर रहे हैं। तो एसी जिस पर भी लिख दें, गाड़ी पे लिख दें, उसका पेट्रोल खाली होना शुरू हो जाता आमिर है। भाई एक दफ़ा रेडी वालों ने ना शादमान में, आज से 2-3 साल पहले शादमान में रेडी वालों ने ना वो मुजाहरा कर दिया एसी के खिलाफ। मैंने वो कवर किया था, मुझे इसलिए पता है। तो वो कुछ 50-60 लोग थे, तो मैंने उनको कहा क्या हुआ है, उन्होंने कहा पहले 100 रुपया लेके जाते थे, अब 150 रुपये ले जाते। तो ये रेट बढ़ा दिया, ये बड़ी ज्यादती है। एसी का रेट बढ़ जाता है, आपने सही कहा। यानी ये सब फलों वाली रेडियो पे जो एसी साहिबान हैं, ये असिस्टेंट सारे कमिश्नर का जिक्र किया जा रहा है। सो उनका रेट बढ़ेगा तो फ्रूट का रेट भी बढ़ेगा। ये भी एक अलग मंतक है। ये वाकई अब वो भी लोग मजबूर है बेचारा। हाँ, लेकिन लोड शेडिंग ब्लेसिंग है, फिर भी मैं कहूँगा हाय, आप लोग मान जाए इस बात को। दुखती नहीं, रग है ये वैसे तो। ना ये बात ठीक है कि अगर आपकी 24 घंटे बिजली आ गई ना, तो फिर आपके मियां ने अग्री, कहना कि तो आपके फिर तो पूरी बिल तनख्वाह हमारे बिल में जाएगा। हम अदा नहीं कर सकेंगे। जैसे ही वाकई 300 से ऊपर जाएंगे रेट डबल हो जाएंगे, फिर वो लेकिन एक 500 से मेहरबानी ऊपर करें कि रात को ना करें। हाँ। रात को ना सारी करें, रात दिन जाके में उसके रोशनी बाद होती दफ्तर है, आना होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आसमान है, रोशनी है, लोगों का गुजारा हो जाता है। रात में बिल्कुल नहीं होता। बच्चे जिन्होंने पढ़ना होता है उनको बल्ब की रोशनी और पंखा तो चाहिए ना कम से कम। बिल्कुल, तो अगर आप रात को ना करें तो मेहरबानी होगी। हम तो यही कह सकते हैं, लोड शेडिंग करें, वो तो हमारे नसीब में लिखी गई है, वो लिखी फिर जाएगी। एक और मसला होगा, लोड पूरा नहीं होगा। वो जो क्या कहते हैं वो सितरा साहब, वो आपकी लाइन्स जो हैं वो पूरी वो और लाइन उठाती नहीं है, लासिस लोड उठाती नहीं है फिर वो। और और नहीं, लैंड लासिस तो वो खैर वो चोरी है सारी। वो चोरी है। और उसके बाद जो इसका लोड है उसकी वजह से आपके एसी भी नहीं चलते, आपके पंखे प्रेशर बराबर नहीं इतना चलते। ज्यादा हो जाता लेकिन है, आप लोड बिजली इतना महंगी करते ज्यादा जाए, हो चोरी जाता है। बढ़ती जाएगी। और जो आपके लाइनमैन्स हैं और जो सुपरिटेंडेंट हैं या फिर जो लोग हैं जो इससे जो मुतल्लिका सारे हैं, मुतल्लिका हैं, उनकी आमदनी भी बढ़ती बस है। अल्लाह ताला ही हम पे रहम करे। बाकी मुल्क के हालात तो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। बिजली के बाद कुछ बात करेंगे। अब आटा एक बार फिर से हमें जो है मार्केट से ये बाज़गश पता चल रही है कि किल्लत भी है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा? आटा नायाब होगा, इसको ये मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? फिर रोटी और नान की कीमतें जो ईद के दिनों में रही 35-35 रुपए का लोग नान खरीदते रहे। बात करते हैं इस पे, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर हमारे पास क्या है? अब अगर ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद पिछले 2-2.5 साल से हम यही कह रहे हैं कि आटा मौजूद नहीं है, गंदम मौजूद नहीं है, दावे आपके अपनी जगह, रिकॉर्ड गंदम के, और फिर माह मुबारक में जिस तरह मैं तो पहले कह रही थी कि अब रोज़ों के बाद पता चलेगा सिचुएशन क्या है। रोज़ों में तो मुफ्त आटा मिल गया, अब क्या सब्सिडी दी जाएगी? अब गरीब का कौन पुरसाने हाल होगा? 10 किलो वाला थैला ओपन मार्केट से गायब है और कटाई के बावजूद आटे की किल्लत बरकरार है। साई साहब, क्या हालात हैं, ज़रा आप बताइएगा। ना होता ये है कि जब कटाई हो रही होती है गंदम की, तो सरकार गंदम खरीद रही होती है। अच्छा। और सरकार उस वक्त गंदम जो है वो मिलों को डिलीवर नहीं कर रही होती। उस वक्त जितने मिल मालकान होते हैं वो प्राइवेटली जहाँ से उनको गंदम मिल रही होती है या उनके पास पुराना अपना स्टॉक पड़ा होता है, उसकी ग्राइंडिंग करके वो मार्केट में सप्लाई कर रहे होते हैं। और ये साल से ये एक प्रैक्टिस चलती है आ रही है। लेकिन अब पिछले कोई 2-3 साल से जब देखा है हमने कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक हवा बन जाता है, शोर मच जाता है कि मार्केट से आटा गायब हो गया है, तो वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं और गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं। अब चूँकि ये एक यूनिवर्सल पॉलिसी है साल से कि जब भी गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट करनी है तो उस वक्त जो है वो इशू नहीं होगा, मिल्स को जो गंदम है वो जारी नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त इनको बाकायदा तौर पे ज़ख़ीरा भी करना है गंदम का, उसकी फ्यूमिगेशन भी करनी है, उसको पूरा साल चूँकि उन्हें चलाना होता है तो बहुत बड़े पैमाने पे ख़रीदी जा रही होती है। तो इस तमाम चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन दिनों में जितनी भी प्राइवेट मिल्स हैं वो अपनी ख़रीदारी करके ग्राइंडिंग करके अपने जितने भी उनके डीलर्स हैं उनको सप्लाई करती हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि पिछले 2-3 साल से मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्लोर मिल मालकान को पता है कि वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करेंगे, 2 दिन के लिए मिल बंद करेंगे, शहरी चीखों पुकार शुरू कर देंगे, या वो रेट बढ़ा देंगे, या लोग भी तंग होंगे, गवर्नमेंट की भी जो है वो तमाम चैनल्स पे अखबारात पे वो बुरी
शोहरत जाएगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। और अभी भी अब फ्लोर मिल मालकान जो हैं ये गलत और ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो प्रैक्टिस चलती आ रही है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, जो रेट्स चलते आ रहे हैं उसको मेंटेन करना चाहिए, और बजाय इस बात पे कि जहाँ भी आपको मौका मिले आपने मुनाफा डबल करना है, इसको छोड़ दें। खुदारा अल्लाह को भी जान देनी है। बेशक गवर्नमेंट आप पे उस तरह फोकस नहीं कर पा रही, फूड डिपार्टमेंट और ज़िली इंतजामिया। अच्छा, मुझे अब लग रहा है कि ये जो मिडल मैन का किरदार है ना, इसको काबू करने की आमिर भाई ज़रूरत है। उस तरह से किल्लत नहीं है जो यहाँ पर माहौल क्रिएट किया जा रहा है ना। मतलब आपका मुल्क ज़रूरी मुल्क है और आप अभी स्टार्ट में ये चीज़ें जब कटाई का वक्त है और वहाँ पे किल्लत हो जाना आमिर भाई। असल में अब इस पर क्या, अभी ईद गुजरे कितने दिन हुए होंगे? 7-8 दिन, 5-6 दिन हुए हैं। किल्लत अभी हो गई है। और आपने 25 रमज़ान तक मुफ्त 10 किलो का थैला बंटा है। जो गवर्नमेंट के पास अपनी गंदम थी जो इन दिनों के लिए काम आती है, जिसको साई साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एलेबरेट भी किया कि वो गंदम सप्लाई की जाती है, मिल ओनर्स जो हैं, फिर ये असल में वो 10 किलो का आटा जो आपने फ्री में बांटा है, ये उसका आप समझ लें बैकलैश है, या उसके लिए कुछ दिन के लिए वो है, क्योंकि वो गंदम जो थी जो हमने रखी हुई थी वो हमने पीस कर लोगों में मुफ्त बांट दी। अब आते 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 टाइम लगेगा, एक प्रोसेस है उसके तहत आएगा। दूसरा जो मिल ओनर्स की ये बात की, जिनकी फ्लोर मिल्स हैं या आटा मिल्स हैं, वो लोग तो खैर बेईमानी की इंतहा पर हैं। मुझे एक फ्लोर मिल मालिक ने ही बताया कि ये जो 20 किलो का थैला है इसमें 2 किलो पानी होता है। अब मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी, आप भी हैरान हुई ना। हाँ। तो ये पिछले दिनों इसी रमज़ान में हम एक इफ्तारी पे इकट्ठे थे एक मिल ओनर के साथ, तो नाम उनका भी नहीं लूँगा, उनकी मिल का भी नाम नहीं लूँगा। तो वो कह रहे थे कि अल्लाह को ये जो उन्होंने बात की अल्लाह को जान देनी है, तो अल्लाह को जिन्होंने जान देनी थी उन्होंने तो खैर राना सनाउल्लाह पे 15 किलो डाल दी थी। जान उन्होंने अल्लाह को देनी होती भाई, लेकिन ये ख्याल हमें नहीं आता। उन्होंने रमज़ान में मुझे ये बात बताई कि जो 20 किलो का थैला है इसमें 2 किलो पानी होता है। अच्छा, मैंने कहा ये पानी कैसे होता है आटे में? तो हाँ। कहते जी एक जब ये इसकी पिसाई हो रही होती है ना तो इसमें पानी एक खास मकदार में डाला जाता है। अच्छा। ताकि वो जो है वो उसका शायद नहीं वेट नहीं, पहले तो इसको वॉश किया जाता है वो है, लेकिन जब पिसाई हो रही होती है ना तब भी शायद उसके ग्राइंडर्स को वो पानी के कतरे जो हैं वो चाहिए होते हैं ताकि वो बर्न ना करे, जलाए ना। आमिर भाई एक चीज़ है, चूँकि ये सारा ना एक सिस्टम चल रहा है, जो फूड डिपार्टमेंट है उसमें जो लोग बैठे हैं वो करते ये हैं कि गंदम की बोरियों में या तो पानी डाल देते हैं, उसका वज़न बढ़ जाता है, या उसमें मिट्टी डाल देते हैं। अच्छा। तो फिर जब मिल पे जाती है, मिल वाले इसको वॉश करते हैं तो उसका ज़ाहिर वज़न कम होता है। जब नहीं आप तो ये मिल ऑन की बात कर रहे हैं, वो तो खैर गंदगी एक अलग चीज़ है। वो जब निकलती है तो फिर उसके बाद जब पिसाई का प्रोसेस शुरू होता है। जो मिल ऑनर थे उन्होंने तो मुझे ये भी बताई बात कि ये जो चक्की से हम पिसवाते हैं ना और हम समझते हैं कि ये बहुत खालस आटा है, कहते हैं ये भी बीमारी है। अच्छा। जब तक आप उसको धोए ना, जो आप बात करें, क्योंकि उसमें केमिकल्स हैं, स्प्रेज हुए हैं, तो जब तक आप धोएंगे नहीं गंदम को, मॉइस्चर का एक लेवल होता है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। तो ये 20 किलो में 18 किलो आटा होता है, यानी अगर 10 किलो का है तो उसमें आपको 9 किलो मिलेगा आटा, बाकी तो पानी है उसके अंदर, और पानी ही शामिल किया जाता है। तो मरना इन लोगों को वैसे भी याद नहीं है, ऊपर से 10 किलो आटे के थैले की किल्लत पैदा कर दी है। गवर्नमेंट को दोबारा इस पर एक्शन लेना चाहिए, छापे मारने चाहिए। और क्यों मिल्स प्रोड्यूस नहीं कर रही? हर हफ्ते तो हम यही कहते हैं छापे मारने चाहिए, इंतजाम किया ये करना, ये तो आपका सिस्टम होना चाहिए कि हर रोज़ हम यही कहते हैं जी कि यहाँ पे छापे मारे जाने चाहिए, इंतजामिया मौजूद नहीं है, फूड डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है। भाई आपका मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए, ये सिस्टम खराब ही ना हो। आपके मिल मालिकान फूड डिपार्टमेंट जो हैं वो इन तमाम चीज़ों के जिम्मेदार हैं, और मेरे ख्याल से अब इसके लिए ये सिस्टम तो इस तरह से ठीक नहीं होगा, मिलावट वाला सिस्टम जो ठीक नहीं हो सकता। ये देखें ना, बिजली इसके लिए छापे मारने पड़ेंगे साईं साहब। बिजली की हम बात कर रहे हैं, बिजली की हम बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा बुनियादी चीज आता है। जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। बिजली पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे आप 2 वक्त रोटी है ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं, हदीस है ना, हदीस है ना, सारा ही नहीं है। इसका मतलब है कि मिलावट उस जमाने में भी थी। ये इतने लेवल, तो ये छापे जो अल्लाह ने मारे, जो अल्लाह ने हदीस और कुरान की आयत के जरिए हम पर मारे, हम पर उसका भी असर नहीं है। तो ये फिर निगरान हुकूमत, इस वक्त तो निगरान हुकूमत को कहा जा सकता है कि वो भाई इस पर एक्शन में आए। लोगों के पास 5 किलो और 10 किलो आटा लेने की भी पैसे नहीं है, 115-120 रुपए किलो में आटा है। ऐसा ही है। और आटे के साथ साथ जो ईद पर तबाही उतरी है, तंदूर मालिकान ने जो ईद लगाई है, वो भाई कहने और सुनने में फ़र्क है।
रोटी और नान का वेट तो कॉम्प्रोमाइज था ही, 20 रुपए की रोटी भी मिलती रही है, 35 रुपए का नान भी मिलता रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। सो इस पे इंतजामिया को और वो जो एसी रेडी वाले एसी साहिबान थे उनको एक्टिव होने की जरूरत है। अब आई डोंट नो वहां से भी पैसे वसूल किए जाते हैं नहीं किए जाते, हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हकीकत जो लोग बयान करते हैं वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। इमरान खान हमला केस की बात कर लेते हैं। साबिक सीसीपीओ साहब जो गुलाम महमूद डोगर साहब हैं, फाइल जाते जाते साथ ले गए और यानी किस्सा ख़त्म करना चाह रहे थे वो साई साहब। आना ये हुआ है कि जब वो सीसीपीशिप से हटे हैं तो ज़ाहिर है वो जीआईटी को जो नया सीसीपीओ आएगा या फिर निगरान गवर्नमेंट ने नई जीआईटी बना दी थी, तो तब जो पर ये तो बहुत हसास नौयत की और अहम चीज होती है, ये साथ लेके जाने की परमिशन मैं होती यही है। बताने लगा हूँ कि तब ये हुआ था कि जीआईटी के कुछ मेंबरान ने फैसला किया था, जो पुलिस के अभी भी हाजिर सर्विस लोग हैं और अच्छे रैंक के लोग हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे थे डोगर साहब के खिलाफ। अच्छा, क्योंकि डोगर साहब जो हैं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो कैरियर है वो एंड पे बिल्कुल पीटीआई के साथ नक्की कर लिया और पता नहीं अब इलेक्शन लड़ेंगे या सेनेटर बनेंगे ये तो उनको पता है, लेकिन डोगर साहब बड़े अच्छे अफसर थे, बड़े बेहतरीन इंसान थे, लेकिन एंड पे आके उन्होंने सारी की सारी अपनी नौकरी जो है वो इमरान खान के नाम पे कर दी। तो जो उस जीआईटी में लोग थे वो कहते हैं कि डोगर साहब जो भी चीज़ करते थे वो हमसे ज़बरदस्ती वो साइन करवाना चाहते थे। अच्छा। कि जो मैं कह रहा हूँ जीआईटी में जो विजिट किए हैं, जिस तरह भी तहकीकात की हैं, जो सीसीपीओ साहब चाह रहे हैं उसके मुताबिक वो साइन करें, तो उस पर वो नहीं कर रहे थे। इस पर तनाज़ा हो गया और डोगर साहब ने उस वक्त जो परवेज़ लाई को भी बताया और उन अफसरान के ख़िलाफ़ जो काफ़ी सारी चीज़ें भी हुई, लेकिन वो भी इस बात पे तैयार थे, मेरे साथ वो राब्ते में थे। वो कहते थे कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आमिर भाई 10 सेकंड है, क्या कहेंगे? गुलाम परवेज डोगर नाम नहीं, इनका रख दे, इमरान। ये है नहीं इमरान नहीं, गुलाम परवेज डोगर, ये परवेज लाई का गुलाम है और ये फाइल ले गया तो इसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए और उसका रिमांड लेकर इससे फाइल जो है बरामद करें। क्योंकि ये बहुत हसास जो भी है, जो आपका दोस्त होएगा, आपका जिगर जानी होएगा, साइसा मुझे इसकी परवाह नहीं। उन्होंने थोड़ा सा हाथ हौला रखा। हाँ, गुलाम परवेज डोगर नाम जीआईटी में एक और एंटी करप्शन का भी बंदा था, वो भी काफ़ी सारा रिकॉर्ड ले गया, तो ये चीज़ें सबको पकड़े, गिरफ्तार करें, पांजे लगाएं थैंक यू इनको। सो मच। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। से कॉल लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमने आपको बतानी है वेदर अपडेट्स टुडेज वेदर में। फरीहा हमें ज्वाइन कर रही हैं जो कि बाहर के मौसम की सूरत हाल बताएंगी। फरीहा बताइए आज मौसम कैसा होगा और क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, बारिश के कितने इम्कानात हैं? जी है ना, बिल्कुल। अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, तो शहर में जो है वो तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं। तेज़ ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया है और गर्मी का जो जोर है वो भी टूट गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज दिन भर भी जो है वो शहर का मौसम इसी तरह खूबसूरत रहेगा। तेज़ ठंडी हवाएं चलेंगी और तेज़ ठंडी हवाएं चलने से जो है वो गर्मी तो बिल्कुल ख़त्म होएगी और साथ ही साथ जो है शहर का मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30, जबकि कम से कम जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात बताए जा रहे हैं, जबकि साथ ही साथ शहर भर में 29 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, जो शहर के मौसम को जो है वो मज़ीद खुशगवार बनाती दिखाई दे रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में जो नमी का तनासुब है वो 35% रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो शहर का मौसम जैसे ही अच्छा हुआ, तेज़ ठंडी हवाएं चली, तो गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो भी नीचे आ गई। शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 84% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। सैयद मुरातब अली रोड पर 102, चट्ठा पार्क में 96 और ईडन हाउसिंग स्कीम में 94 रिकॉर्ड की जा रही है। अगर हम बारिश के हवाले से बात करें तो शहर में जो है वो बारिश के तो सिर्फ 10% इम्कान बताए जा रहे हैं, लेकिन शहर का जो मौसम है वो उसी तरह खुशगवार रहेगा। सारा दिन जो है वो काले बादल जो है वो आसमान पर छाए रहेंगे, जिससे शहर का मौसम खुशगवार होगा और शहरी जो है इस ठंडी हवा को, इस खुशगवार मौसम को एंजॉय कर सकते। ठीक है जी, मौसम अच्छा आज का रहे। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर कोई परेशान है कि बहुत लिमिटेड वसाइल हैं, गुजर बसर नहीं हो रहा। अब वो स्टूडेंट्स जो कि पढ़ भी रहे हैं उनके लिए भी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल है। हर घर में जी
जो बुनियादी ज़रूरतें हैं अगर आप उनको ही पूरा करने लगें तो आपके पास इतने लिमिटेड वसाइल होते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, हम उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा नहीं उठा रहे तो वो एक अलहदा बात है। लेकिन हम आपको आज सजेस्ट करेंगे, आपको तरीके बताएंगे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप साथ साथ अपनी तालीम के पैसे कैसे कमा सकते हैं। ये एक मोबाइल फ़ोन जो कि आज हर किसी के हाथ में है, आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। एक लैपटॉप जो कि आपके पास हर टाइम मौजूद है, जिससे आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ आप उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। फिर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि जी इसमें चांसेस ये भी हैं कि अगर आप ऑनलाइन कुछ ख़रीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं तो धोखा भी हो सकता है। सो आपने बचना कैसे है, आपको हम वो भी बताएंगे। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो कि बस आपका थोड़ा सा टाइम लेंगे तो आपको पैसे जो हैं वो मिल सकेंगे। सो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत अहम हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ आपको एक ट्रैक चाहिए होता है, एक स्टार्ट चाहिए होता है। अगर वो आपको मिल जाए तो फिर वो जो कहते हैं ना वारे नयारे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे जिन्होंने वाकई यहाँ से स्टार्ट लिया और आज माशाल्लाह से वो बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस भी कर रहे हैं। अच्छा जी, एक तो ये आज पहले सेगमेंट में हमने उनका जिक्र करना है जिनके पास कुछ भी नहीं है तो उन्होंने पैसे कैसे बनाने हैं। सेकंड हमारा सेगमेंट वो होगा पे हमने ये डिस्कस करना है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आपके लिए सेफ प्लेटफॉर्म कौन सा है। चलेंगे अपने मेहमान की तरफ। इंतहाई अहम टॉपिक आपके लिए गाइडलाइन है। जो लोग परेशान हैं कि जी हमारे पास करने को कुछ नहीं है, अब इस प्रोग्राम के बाद कम से कम वो ये नहीं कह सकेंगे, क्योंकि हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें शेयर करने वाले हैं। साकिब अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं और बहुत सारी ज़बरदस्त मालूमात आज आपके साथ वो शेयर करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब, थैंक यू सो मच। ये जो मैंने अपने इंट्रो में सब चीज़ें बोली हैं, मुझे बताएं हकीकत है इनमें, हम वाकई क्या ना कुछ होते हुए भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं? देखिए, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। ये नहीं है कि ये क्विक रिच स्कीम्स नहीं है कि आप एक हाइप का शिकार होकर कोई भी चीज़ करना चाहें तो ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा। एग्जैक्टली एग्री। बट लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग तो आपको करनी पड़ती है, टाइम देना। एग्जैक्टली मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लें कि इस वक्त इन्फ्लेशन है वो है 40%, जो कि आज से 1 साल पहले 9% थी। अब इन्फ्लेशन 40% का मतलब है कि आपके पास अगर 1000 रुपया है वो अब 600 रुपीज़ रह चुके हैं। या आप 1000 रुपये की कोई चीज़ बाय करते थे वो आप 1400 रुपये की चीज़ बाय कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली द इन्फ्लेशन इज़ इम्पैक्टिंग अ कॉमन पर्सन। इस वक्त पाकिस्तान में जिस चीज़ की डिमांड है वो है डॉलर्स और पाउंड्स। आज से साल पहले 178 था, आज 280 या 290 का डॉलर है और 365 रुपीज़ का 1 पाउंड है, राइट। तो अगर हम देखें कि $350 या 320 पाउंड कमाना आसान है कि 1 लाख रुपया कमाना आसान है। 1 लाख रुपया पाकिस्तान में कमाना हो या 1 से 2 लाख रुपए में आपको 2-3 साल तक किसी की एम्प्लॉयमेंट कर कर जॉब कर कर फिर आप वो हासिल कर पाते हैं। हम ये इनकरेज करते हैं लोगों को कि अब क्योंकि डॉलर्स पाउंड्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आपने स्किल सीख कर, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कुछ ऐसे स्किल सीखिए, हाई एंड स्किल हैं, लो एंड स्किल्स हैं, वो स्किल सीख कर स्किल बेचिए पूरी दुनिया को और डॉलर्स और पाउंड्स में अर्न कीजिए। $350, $340 1 लाख रुपया बन जाता है, राइट। 320 या 310 पाउंड जो हैं वो 1 लाख रुपया बन जाता है। तो ये अगर आपके पास स्किल्स हैं तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू मेक एटलीस्ट $300 पाउंड्स। तो ये मकसद है कहने का कि अब आपने ये नहीं कह सकते कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। हमने करना क्या है, वो क्या बुनियादी मैं कहूँगी गाइडलाइंस हैं जो कि आप शेयर करना चाहेंगे जो सबके लिए इक्वली फ़ायदेमंद हो सकते हैं? देखिए, हर कोई हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप किस की चीज़ में अच्छे हैं। फॉर इंस्टेंस, हर इंसान ई कॉमर्स का एक्सपर्ट नहीं बन सकता, हर इंसान वीडियो एडिटर नहीं बन सकता, हर इंसान यूट्यूब का एक्सपर्ट नहीं बन सकता। तो आपने अपने आप को तलाश करने के लिए पहले कैरियर काउंसलिंग
ऑब्वियसली किसी ऐसे इंसान से लेनी है जो कि ऑलरेडी उस चीज़ में कामयाब हो यानी चुका है। आप में स्पेशल क्या है वो आपने देखा। बिल्कुल, आपके अंदर क्या स्पेशलिटी है, फिर उसको मज़ीद आपने मज़ीद पॉलिश कर कर वो स्किल्स सीख कर, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपने स्किल्स को ऑफ़र कर सकते हैं। ऐसे नेटवर्क का हिस्सा बनना है, ऐसे लोगों के दरमियान बैठना है जो कि उस जगह उस चीज़ की बात हो रही है और एक्चुअली उन स्किल्स को मज़ीद पॉलिश किया जा रहा है। अब फॉर इंस्टेंस हम बहुत सारे लोग यहाँ देखते हैं जो इनकी जो सैलरीज़ हैं 1 या 2 लाख रुपए भी हैं, वो हैंड टू माउथ होते हैं। अपने पैसे बचाना भी सीखना है। ये नहीं है कि आप अगर 2 लाख रुपया कमाते हैं तो आप 2 लाख के ही एक्सपेंसेस करें। अगर आप 2 लाख कमाते हैं तो 30% आपकी इनकम सेव भी होनी चाहिए, विच मीन 60,000 रुपीज़। अगर 60,000 रुपीज़ को आप 1 साल तक सेव करते रहें तो 8 लाख रुपया सेव कर पाते हैं। इसी तरह से आप 2 साल में को 15-20 लाख रुपया सेव कर देते हैं। ये ऐसा बंदा है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना है अपनी एग्जिस्टिंग इनकम के साथ, ताकि आप सेविंग कर सकें और एक ऐसे मुकाम पे आ सकें कि इतनी सेविंग कुछ सालों में हो कि आप उससे बिजनेस भी कर सकें। बहुत सारे लोग सारी ज़िंदगी 2-3 लाख रुपया कमाते रहते हैं लेकिन एट दी एंड उनके पास कुछ नहीं होता। सो ये पर्पज़ है कि साथ साथ एक फ़र्स्ट इनकम तो जारी है, आपकी सेकंड इनकम को भी साथ करना होगा। बिकॉज़ जो हालात हैं, अगर हम जीडीपी को ही देख लें, पाकिस्तान का 0.5 जीडीपी जा चुका है, इंडिया का 6.5 है, बांग्लादेश का 5.3 है। तो हम तो कहाँ जा चुके हैं, मतलब 10-20 साल पीछे जा चुके हैं। और ये अगर हमने वही है कि 8 लाख लोग जब मुल्क छोड़ गए हैं पिछले कुछ महीनों में, एक वो ऑप्शन है कि मुल्क छोड़ दें या दूसरा है कि डॉलर्स में अर्न करके पाकिस्तान में स्पेंड करें। बिल्कुल ऐसे ही है। दिस इज सो अब हमने आसान जरिया अपने लोगों को बताना है, वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके ज़रिए आप घर बैठ के अपनी पढ़ाई के साथ, लेट्स सपोज जो हमारे ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्क के साथ आसानी से अपना काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। देखें आप, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बस कुछ चीज़ों का नाम लेता हूँ जिनकी बहुत ज़्यादा इस वक्त डिमांड है। इस वक्त सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। लोग अपनी जो एग्जिस्टिंग काम है उसको बड़े इफ़ेक्टिव वे से चीज़ों को कर रहे हैं। तो जो भी आपका स्किल है उसके अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके लिए चैट जीपीटी एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया गया पिछले दिनों, जिसमें आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो कि आपके माइंड में, हर कोई बिजनेस प्लान सीख सकते हैं, सोशल मीडिया प्लान सीख सकते हैं एंड ऑल दैट। दूसरा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे इम्प्रूव करना होगा लोगों को, कि अगर आपके पास जितना मर्जी अच्छा स्किल हो, आप बात नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपने स्किल्स को, देन यू कांट सेल इट, राइट। आज कल पूरी दुनिया जो है इस वक्त ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। पीपल आर बिल्डिंग देयर बिजनेसेस ऑनलाइन। तो आपको ई कॉमर्स सीखनी होगी। आपको पाकिस्तान में ई कॉमर्स का बिजनेस और लोकल ई कॉमर्स कर सकते हैं। पूरी दुनिया में आप चीचावतनी में बैठकर स्कॉटलैंड में सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। आप रहीम यार खान में बैठकर लॉस एंजलिस में सेल कर सकते हैं। आपको लॉस एंजलिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से बैठकर ये चीज़ें सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स, दुनिया से लेकर कहीं की प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते तो अपने स्किल्स बेच सकते हैं। सो ये पर्पज़ है कि अगर आपको ई कॉमर्स स्किल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप डिज़ाइनिंग में इमेजेस किस तरह से बना सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिख सकते हैं कि देखने वाला, अगर आपने कभी भी कोई चीज़ बाय की हो, यू ऑलवेज़ रीड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कि उसको प्रेजेंट कैसे किया होता है, कि प्रोडक्ट को प्रेजेंट कैसे करना है बिफोर पीपल बाय अ प्रोडक्ट। और इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखें, प्रोग्रामिंग एक बहुत ज़बरदस्त स्किल है जिसमें लोग डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से, पिछले दिनों हमने देखा कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स ने प्रोग्रामिंग में गूगल के के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तानीज़ वर नॉट इवन एबल टू रिजॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन, राइट। सो कोई 1300 समथिंग पोजीशन थी उनकी एंड ऑल दैट। तो ये कि दिस वाज वेरी शेमफुल मोमेंट फॉर अस कि हम लोग प्रोग्रामर्स जो हैं वो इस लेवल के नहीं भेज सके जो कि कम्पीट कर सकें इंटरनेशनली। सो एज ए सेड, प्रोग्रामिंग हो गया एंड साथ साथ आपको सॉफ्ट और ये हार्ड स्किल्स भी मज़ीद सीखने होंगे। अगर इफ़ यू जस्ट कंटिन्यू टू टेक एग्जांपल्स कि आप इन टर्म्स ऑफ, अगर हम स्किल्स की बात करें कि सोशल मीडिया का आजकल का दौर है, पाकिस्तान में इस वक्त 5.5 करोड़ लोग सिर्फ फेसबुक पे हैं। दिन में जितना मीनार पाकिस्तान है उतना स्क्रॉल करते हैं ये लोग एक दिन में एज एन एवरेज। तो डिजिटल मार्केटिंग
एक बहुत ज़बरदस्त स्किल है, जिसको ये आती है वो कोई भी बिजनेस, कोई भी सर्विसेज लोगों को टारगेट कर सकता है। सही। फॉर इंस्टेंस फीमेल्स हैं इस वक्त, एज पर स्टैट्स वीक में एज एन एवरेज फीमेल जो है वो 2 बार बाय करती हैं, राइट। सो देयर इज़ अ मार्केट ऑफ दिस, एंड देन यू कैन सी कि हाउ टू टारगेट प्रोडक्ट्स टू स्पेसिफिक फीमेल्स, बिकॉज आपके पास हर चीज़ का डेटा है कि हर इंसान इस वक्त फेसबुक पे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और आप उसको टारगेट कर सकते हैं, स्किल सीख कर अपनी प्रोडक्ट्स को उनके आगे ला सकते हैं। अब इतने करोड़ों यूज़र्स हैं जो कि सोशल मीडिया इस वक्त यूज़ करते हैं। इस वक्त गूगल से ज़्यादा टिकटॉक ऐसी ऐप है जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब टिकटॉक का भी सेलर सेंट्रल है, आप वो स्किल सीख लेंगे। टिकटॉक पे जो आप स्लो मोशन वीडियोस देखते हैं उसकी जगह आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दें साथ साथ, क्योंकि इतने यूज़र्स हैं, इतनी ऑडियंस है, उन लोगों को टारगेट करना शुरू कर दें। यानी कि इस्तेमाल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है इन चीज़ों का किया जा सकता है। और इसके लिए कोई एज की लिमिट नहीं है, कोई आपके पास ये बाउंड्री नहीं है कि आप एक टाइम पे एक काम कर रहे हैं तो दूसरा नहीं कर सकते। ऐसी आप अपने काम को कंटिन्यू रखें, जो आप जॉब कर रहे हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, इसके लिए कहा जाता है HT आपको टाइम, ऑडियंस, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। सो इसके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? इंगेज रहना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ कहीं गैप आ जाए सो आपका राब्ता कट जाता है लोगों से। देखें, आप कोई भी चीज़ ओवरनाइट सक्सेस नहीं ले सकते। हर कामयाब इंसान की निशानी है कि वो कंसिस्टेंट रहता है। अगर हम देखें बहुत सारे कामयाब इंसानों को निकाल कर देखें, उन सब में एक कॉमन चीज़ है कि वो कंसिस्टेंट रहे। ये खूबी उन सब कामयाब इंसानों में, तो इसीलिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। आपको ये देखना होगा कि अगर मैंने आज कोई चीज़ ये स्टार्ट की है तो हो सकता है मेरी टाइमलाइन के मुताबिक मैं 6 महीने बाद, साल बाद एंड 2 साल बाद या 3 महीने बाद, इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल्स टाइमलाइन। तो ये लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्राइंग एंड क्राइंग। या तो रोते रहें या ट्राई करते रहें। बिल्कुल। तो ये इसकी बेसिस पे इंशाल्लाह द पीपल नीड्स टू गेट द राइट पीपल जो इस चीज़ में ऑलरेडी कामयाब हैं, इस ऑलरेडी नेटवर्क का हिस्सा हैं। आप तभी कामयाब होते हैं जब आप सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालना हो, तो आपको अपने लाइक माइंडेड लोगों को साथ बैठाना होता है, उनके साथ साइड हमने कैसे देखनी है, क्योंकि उतने ही लोग आपके साथ धोखे के लिए भी तैयार हैं इस जोन में। सो आपको इनसे कैसे बचना है? देखिए, ये तो एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ये हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी जाएं, अच्छे और बुरे लोग हैं, राइट। तो अगर धोखे और फ्रॉड्स होते हैं तो वो उससे लर्निंग भी होती है, लेकिन ये नहीं है कि आप ये इसी बेसिस पे खाते जाएं। आपको ऑब्वियसली अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। और वी ऑलवेज रिकमेंड कि किसी एक दूसरे के साथ अगर आप पार्टनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देयर शुड ऑलवेज बी अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ईच अदर। एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को मिल नहीं सकते तो जूम पे कॉल कर लें एक दूसरे से। बहुत सारे लोग एक दूसरे से पार्टनरशिप करते हैं जो कभी ये आपस में एक दूसरे से मिले भी नहीं होते। किसी एक चीज़ दूसरे से चीज़ बाय कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे एक दूसरे को पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं विदाउट इवन सीइंग और टॉकिंग टू ईच अदर। आईडी कार्ड एक्सचेंज करें एक दूसरे का, ये बहुत ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट करें तो साथ विटनेसेस डाल रहे हैं, एक लीगल स्टैम्प पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये थोड़े से पैसे बचाने के लिए लोग जो हैं वो कर लेते हैं। थर्ड पार्टी ऐप्स मौजूद हैं जिन पे आप पैसे, एस्क्रो जैसी एक ऐप है जिन पे आप पैसे पे करके थर्ड पार्टी को उनसे सर्विसेज लेते हैं। अगर सर्विसेज नहीं पसंद आई तो आप थर्ड पार्टी से पैसे वापस ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि थर्ड पार्टी अपनी एक्स्ट्रा 5%, 8% चार्ज करती है इस चीज़ के, इसलिए लोग वो बचाने के लिए डायरेक्ट पे कर देते हैं और फिर सफ़र करते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज़ थर्ड पार्टीज जिनके थ्रू आप पैसे बचा सकें और उन पैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। बेशक थोड़े से पैसे ज़्यादा भी लग रहे हैं उसमें। सो दिस माइंड सेट वी नीड टू गिव टूवर्ड्स। बट आल्सो अगर हम देखें इस वक्त बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट को देखें, 2018 में 1 बिलियन डॉलर्स की थी। आज 2023 में इस वक्त 7.7 बिलियन डॉलर्स की है। तो ये बहुत मैसिवली इंक्रीज ये हुई। बट हम कंपैरिजन अगर करना चाहे तो इंडिया की 250 बिलियन डॉलर्स है, तो वो फिर इस पर्सपेक्टिव से हमारे पास वक्त कम है। मैसेज देखने वालों को क्या देना चाहेंगे? मैं ये इनको हमेशा कहूँगा कि ये मत सोचें कि मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा, ये सोचें कि मैं कामयाब होगा तो क्या होगा। ये हमारे यूथ के माइंडसेट में जब आ जाएगा तो इंशाल्लाह वो राइट स्टेप पे होंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। सो इसके लिए अब आपने खुद सोचना है और अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, और एकदम से अगर आपके कुछ हो जाए वो नहीं होगा।
आपको थोड़ा सा इसके लिए टाइम भी निकालना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी पहले हमने बात की कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। सोशल मीडिया का, मोबाइल, लैपटॉप का इस्तेमाल करके वो कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। अब कुछ सेगमेंट लोगों का वो भी है जिनके पास पैसे हैं, अब वो चाहते ये हैं कि जी कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट हो कि जो माजी में जाके उनके लिए फ़ायदेमंद हो। गोल्ड रेट में उतार चढ़ाव है, सोना ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए, डॉलर्स लेके रखने चाहिए, नहीं लेके रखने चाहिए, प्लॉट ख़रीद लेना चाहिए। आपके लिए आज के दौर में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट क्या है, आप अपने पैसे को किस तरह से डबल कर सकते हैं, फ़ायदा आपका पैसा आपके पास जो पड़ा है वो आपको किस तरह से दे सकता है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब, PhD इकनॉमिक्स हैं और डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच। वैसे तो आजकल कम ही लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे मौजूद हैं, सो जिनके पास पैसे हैं वो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट किस तरह से कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हालात इंतहाई अनप्रडिक्टेबल है। मतलब आपको नहीं पता कि आज सोने की कीमत बड़ी, कल कम हो रही है, डॉलर का रेट बड़ा, कल कम हो रहा है। सो फिर आपने प्लान किस तरह से और क्या चीज़ों को देखते हुए करना है? अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा कुछ 4-5 साल पीछे जाना चाहता हूँ। इन 2018 पाकिस्तान इकानमी की जो बड़ी इकानमी रैंकिंग थी वो 24th पोजीशन थी, यानी 24वें नंबर पे था, और 2021 में ये 43 नंबर पे था, और 2023 जो है लग रहा है कि इसकी जो रैंकिंग है लार्जेस्ट इकानमीज़ में कोई अराउंड 50 के होगी। अब ये क्यों हुआ हमारे साथ, इसमें बहुत सारी वजूहत हैं, अब हर डेली डिस्कस भी होती हैं। उसमें ये हमारा जो पिछले साल फ्लड जो है उसने बहुत इफ़ेक्ट किया है, करंट अकाउंट जो खसारा है उसने इफ़ेक्ट किया है, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हैं पाकिस्तान के अंदर, और सबसे बढ़ के जो है इन तमाम को मिला के हमारा जो देयर इज़ इन्फ्लेशन इज़ ब्लूमिंग। आए दिन जो है प्राइसेस में जनरल प्राइस लेवल जो है इन्फ्लेशन जो है उसमें इजाफा हो रहा है। इस वक्त जो है कि जनरल इन्फ्लेशन जो है वो 33%, ये फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, और जो फूड आइटम्स पे इन्फ्लेशन है ये 47.15%, आलमोस्ट 50% प्राइसेस पिछले साल मार्च से लेके इस साल मार्च तक जो है कि उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। अब इसका इम्पेक्ट क्या हो रहा है कि आपके पास रुपया पैसा है कि उसकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो रही है। अब जिन लोगों के पास थोड़े से पैसे हैं या ज़्यादा पैसे हैं तो उनके लिए दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उसमें ज़्यादा कह लें सरमाया चाहिए, उसमें रिटर्न ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे जो है एक रिस्क का एलिमेंट भी जो है वो ज़्यादा होगा। अब जिनके पास थोड़ा पैसा है तो उनको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपका जो क्वेश्चन है कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। अब बड़े शहर जो हैं जैसे लाहौर है, कराची है, मुल्तान है, इस्लामाबाद है, तो वहाँ तो इस वक्त सबसे आइडियल ये है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम हैं, आप प्रॉपर्टी परचेज़ की जाए और कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है इंतज़ार किया जाए, और देन डेफिनेटली प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं वो कभी भी नीचे नहीं आई पाकिस्तान में, इन्होंने ज़्यादा होना है तो वहाँ से रिटर्न जो है कमाया जा सकता है। अब जिनके पास उससे भी कम पैसेस हैं और अपना घर है तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो अपने घर का कोई एक पोर्शन को नया बनाएं, किसी एक पोर्शन को रेनोवेट करें तो उसको रेंट आउट किया जा सकता है, तो ये उनके लिए इजी होगा और मंथली सोर्स ऑफ इनकम होगा। ये भी हो सकता है जैसे हमारे यहाँ लेडीज़ जो है वो गोल्ड उनकी बड़ी इंटरेस्ट होती है। अगर आप देखें कि इन 2018 गोल्ड की जो एवरेज प्राइसेस थी पर तोला वो कोई 50,000 के अराउंड था इन 2018, और इस वक्त जो है कि गोल्ड पर तोला जो है वो जो कल का रेट था कि 2,17,000 रुपये। तो अगर हो सके तो गोल्ड परचेज़ कर लेना चाहिए, तो और ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। और इसमें अगर ट्रेंड देखा जाए 2018 से लेके आज तक जो है वो रिटर्न्स भी अच्छा है। अब ये भी हो सकता है कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की जाए, मगर वहाँ रिस्क का एलिमेंट काफ़ी होता है और वहाँ रिटर्न्स लेने के लिए आपको डेली बेसिस पे अप टू डेट रहना पड़ेगा। और सबसे जो सेफेस्ट है
ऑल दो उसमें रिटर्न कम है, वो है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज़ किए जाएँ, वहाँ से कोई अराउंड 10% जो है आपको वो रिटर्न मिल जाएगा। और इससे भी अगर आपके पास और कम पैसे हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास 500 रुपया है, आपके पास 1000 रुपया है, तो आप बैंक में सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन करवाएं। पैसे अपने घर में ना रखें, जो भी आपके पास पैसे हैं वो घर में ना रखें। जो भी आप पैसे अपने घर में रखेगा तो हर आने वाला दिन जो है कि उनकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। तो ज़्यादा आइडियल ये है कि लैंड परचेज़ किया जाए, लैंड जो है रेंट आउट किया जाए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाए, और 4-5 बड़ी करेंसीज़ हैं जिसमें यूएस डॉलर है, हो सके तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर देखा जाए इन 2018 आपका जो $1 वो कोई 100 से थोड़ा सा ऊपर 104-108 रुपये था, और इस वक्त जो है आज का रेट जो है $1 इज़ इक्वल टू 284 रुपीज़। तो आप फॉरेन करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि किन किन करेंसीज़ में रिटर्न जो है वो ज़्यादा है और स्टेबल है, तो वहाँ भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। सही, सो ये वो ऑप्शन है आपके लिए। रिस्क फैक्टर लोग बड़ा डरते हैं कि उनका पैसा ना डूब जाए, सो इससे कैसे बचा जा सकता है? इसमें एक और भी एलिमेंट देखा जा सकता है कि पर्सनल लोन्स, आप के जो अपने करीबी अजीज़ हैं उनको आप लोन्स दें, और इवन पैसे देने से बेहतर ये है कि उनको कोई आप प्रोडक्ट परचेज़ करके दें, और जब आपने वो पैसे वापस लेने हैं तो उस प्रोडक्ट की कीमत जो है के बराबर आप पैसे वापस ले जाएं। वो आपके एक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, और आप कह लें कि इंटरेस्ट रेट से भी आप बच सकते हैं। सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा, हमारे पास पाकिस्तान में सेफ साइड बिजनेस, जैसे कि आपने जो बताया कि प्रॉपर्टी बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतर है इस टाइम अगर कोई उसमें करना चाहे। अब ये है कि बहुत बड़े लेवल की प्रॉपर्टी की तरफ ही आपको जाना चाहिए कि आपको स्टार्ट जो है वो कम से भी नहीं, हम ज़्यादातर देखें ये इन्फ्लेशन जो है कि इससे जो ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है वो पुअर क्लास इफ़ेक्ट हुई है, या इससे जो है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो है वो इफ़ेक्ट हुई है, सैलरीड क्लास जो है इफ़ेक्ट हुई है। अब आप देखें कि जिसकी इनकम 2018 में 2 लाख रुपए थी, वो 4 तोले जो है वो सोना परचेज़ कर सकता था, और इस वक्त वो एक तोला भी जो है वो सोना परचेज़ नहीं कर सकता। तो वहाँ से क्या साबित हुआ कि जो सैलरी जो है, हकीकी जो सैलरी जो है उसमें कुछ 3 to 5 टाइम्स जो है वो कमी आई है। मैंने किसी एक प्रोग्राम में कहा था कि गवर्नमेंट को इस सिलसिले में सोचना चाहिए। जो हकीकी आमदनी जो है, हकीकी सैलरीज जो हैं, जो सैलरी क्लास जो है उसकी कह लें कि हकीकी जो सैलरी जो है उसमें 3 से 5% जो है कमी हुई है, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का जो सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो इस ब्लूमिंग इन्फ्लेशन की वजह से जो है वो इफ़ेक्ट हो जाए। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं भी और हो भी सकती हैं अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहें। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।